Assalamu alaikum everyone. This is your biology class. We started a chapter number 10, that is gaseous exchange. This is our lecture number 8 and our today's topic is regulation of breathing. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था टॉपिक जो कि था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन उस लेक्चर में हमने जस्ट सिंपली व्हाट इज इनहेलेशन एंड व्हाट इज एक्सहेलेशन को, मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को डिस्कस किया था। सिंपल कि उनमें जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चेंज होता है, क्योंकि हम कह रहे थे ना कि ब्रीदिंग इज कम्प्लीटली अ फिजिकल मूवमेंट। तो हमने वो फिजिकल मूवमेंट को बेसिकली डिस्कस किया था अपने लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म वाला लेक्चर था उसमें हमने जस्ट हमारी फिजिकल मूवमेंट को डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के ब्रीदिंग की स्पीड को कम या ज़्यादा, मतलब रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों होती है, कब होती है और किस वजह से होती है, ठीक है। पढ़ना यह है कि स्पीड ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है, जब ज़्यादा होती है तो उस वजह से क्या चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, जब कम होती है तो किस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि हमने कहा था कि कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में, स्पेशली ब्रेन का जो पार्ट है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बॉडी की जो हमें ब्रीदिंग की स्पीड है वो ज्यादा कब होती है, जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी जो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती जितनी हमें जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे चाहिए होती है। क्लियर। अब इस रेस्पिरेटरी सेंटर ने कंट्रोल करना है हमारी बॉडी के हर एक तरह से हम कहेंगे हर चीज को ये रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सेंसिटिव होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को डिस्कस नहीं किया। सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो काम करना स्टार्ट करेगा, कम होगी तो भी रेस्पिरेटरी सेंटर काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। जो CO2 है, CO2 हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा होता है ना, हमारे सांस लेने की जो एबिलिटी है उसको कंट्रोल कर रहा होता है CO2। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है ये सेंसिटिव होता है इस CO2 की कंसंट्रेशन के लिए। क्लियर। अब ये जो CO2 है ये कहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होता है, इन ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या रेस्पिरेटरी सेंटर पे क्या इफेक्ट होगा, कम होगी तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट भी कर सकती है और डीएक्टिवेट भी कर सकती है। अब बच्चों देखिए हम एग्जांपल करते हैं कि जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल रेस्ट पे होते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो क्या होता है, 60 to 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। रेस्ट पे हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या कुछ वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होता है। अब जब हम कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना,
तो हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी बॉडी है, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, दैट इज सेंसिटिव टू CO2, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, मिक्सअप नहीं करना आपने चीजों को। रेस्ट पे क्या होता है कि 16 to 20 टाइम्स हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो नॉर्मली चल रहा होता है। लेकिन जब हम कोई एक्सट्रीम फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो तब हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, ठीक है जी। फिर क्या होगा, जब हमारी बॉडी के मसल्स को, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो फिर वो रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे तो बदले में हमारे एक्सरसाइज मसल्स को एनर्जी भी देंगे। ठीक है ना, और CO2 भी प्रोड्यूस करेंगे। देखिए ना, रेलेवेंट चल रहा है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सट्रीम, और हमें किस चीज की जरूरत हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। हम जल्दी जल्दी से इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई है तो बदले में क्या हुआ है, उस रेस्पिरेशन की वजह से हमारे मसल्स को एनर्जी मिली है। ठीक है, और फिर CO2 भी प्रोड्यूस होती है। देखें, जब बॉडी ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो जो ऑक्सीजन का रेट था वो क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है ना, ऑक्सीजन रेट के बढ़ने की वजह से, इसको यहां से, जब हमने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की तो हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल था बॉडी के अंदर वो बढ़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की वजह से हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। RES मतलब रेस्पिरेशन हुई तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी के मसल्स को मिली एनर्जी। ठीक है, प्लस एनर्जी मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। इनहेलेशन ज्यादा हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो किसके अंदर बढ़ी है, ब्लड के अंदर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ गई है। तो यही जो ब्लड है इसने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है ना, जिसके अंदर जो इम्प्योर एयर है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था ये हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, तो जब ये हमारे ब्रेन तक जाएगा, जहाँ पे क्या है हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर है, तो जब ये रेस्पिरेटरी सेंटर तक जाएगा तो वहां से मैसेज भेजेगा, हमारा जो ब्रेन है वो नर्व इंपल्स भेजेगा टू द डायाफ्रेम एंड रिब मसल्स कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है ना, क्योंकि अब एक्सपायरेशन जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो गया। ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये CO2 की कंसंट्रेशन वाला ब्लड था वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया, और यही ब्लड जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर तक भी गया, और रेस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज मिल गया कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गया। क्लियर। फिर क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मैसेज भेजेगा डायाफ्रेम को और रिब मसल्स को। याद रखें कि जब भी मसल्स के पास नर्व इंपल्स आती है ना तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब मसल्स के पास नर्व इंपल्स आती है तो मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये वाला मैसेज आएगा तो मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कौन से मसल्स, यानी डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। क्लियर। अब यहाँ पे इंस्पायरेशन का फिनोमेनन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, और
ये जो नर्व इम्पल्स है ये स्पीडली भेजना शुरू हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेस्पिरेशन का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एक साइकिल से समझने की कोशिश करें तो देखें कि मैसेज गया CO2 का किसके पास, रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। ठीक है, नर्व इम्पल्स दी, उसने सिग्नल भेजा टू द रिब मसल्स को और डायाफ्रेम को। ठीक है, सिग्नल भेजा, यहाँ हम सिग्नल लिख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर ने सिग्नल भेजा यानी नर्व इम्पल्स भेजी या मैसेज भेजा रिब मसल्स को और डायाफ्रेम को, तो उन्होंने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज कर गया। क्लियर, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर गया तो क्या हुआ कि मतलब जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट थी वो एक नॉर्मल स्पीड से बढ़ गई। तो जब ये वाली कंडीशन होती है, जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स होता है पर मिनट। फिर एक मिनट में 30 to 40 टाइम्स हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने एट रेस्ट भी डिस्कस कर लिया और एट एक्सरसाइज करते हुए या कोई फिजिकल वर्कआउट करते हुए या कोई हार्ड वर्क करते हुए भी हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी तो एज अ रिजल्ट हमारा जो मसल्स है उनको एनर्जी मिलेगी। जब मसल्स को एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो क्या होगा, हमारी बेसिकली ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लियर, तो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसको मैसेज मिल जाएगा कि ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है। अब ये सिग्नल भेजेगा टू द रिब मसल्स कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ठीक है, अब हमने इंस्पायरेशन करनी है, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेल आउट करना है और मजीद जो ऑक्सीजन है ना उसको अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करना है। ठीक है, रिब मसल्स को मैसेज जाएगा तो रिब मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें पता है कि चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। जब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। और फिर क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब हमारी जो सांस लेने की स्पीड है वो पर मिनट बढ़ जाएगी। ठीक है, कितना बढ़ेगी, नॉर्मली वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट थी और इस कंडीशन में ये 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी। क्लियर, अब हम एक जर्नल कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जो कि MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपको एट रेस्ट भी पूछा जा सकता है कि एट रेस्ट जो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एट रेस्ट 16 to 20 टाइम्स होता है। एंड व्हेन वी डूइंग सम वर्कआउट्स तो तब क्या होता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। यूनिट हमेशा बिल्कुल ठीक लिखने हैं आप लोगों ने। और द सेकंड थिंग इज कि इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम एज अ MCQs के बॉडी के अंदर जब हम कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वहां पे भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लिखना है। फिर एक और MCQs आ सकता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट जो सेंटर है दैट इज बेसिकली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, अब हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में कंपैरिजन देखेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास इंस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंस्पायरेशन है उसके दौरान प्योर, उसमें प्योर एयर जाएगी, जो एक्सपायरेशन है उसमें हम इम्प्योर एयर को एक्सेल आउट करेंगे बॉडी से। क्लियर? देखिए, हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 21% प्योर एयर जाती है, ठीक है, और जब एक्सपायरेशन होती है तो वो जो एक्सपायरी जो इम्प्योर एयर आती है ना, उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। जो ये 4% ऑक्सीजन होती है, सॉरी 5% ऑक्सीजन होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। ठीक है, हमने जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल आउट किया था, इंस्पायरेशन की थी, वो बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन थी, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। क्लियर? और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उस एक्सपायरेशन वाली गैस के अंदर सिर्फ 16% ऑक्सीजन होती है, मतलब 5% हम उसको अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर देते हैं। नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो 0.04% होती है प्योर एयर में। ठीक है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी से 4% नाइट्रोजन एक्सेल आउट हो जाती है, बॉडी से बाहर आ जाती है। यानी इस चीज की हम जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, तो और जो हम एक्सेल आउट कर रहे होते हैं उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आई? हमारी बॉडी के अंदर जो इम्प्योर एयर थी वो एक्सेल आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होकर बॉडी से आउटसाइड। क्लियर? उसके बाद होते हैं वाटर वेपर्स के, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके अंदर वाटर वेपर्स कितने होते हैं? तो उस ऑक्सीजन वो वेरी करते हैं ना अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अब हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि समटाइम क्या होता है, समटाइम जो वेदर है वो नॉर्मल होता है, जैसे विंटर्स है, समर्स है, या हम कुछ ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहाँ पे वेदर की कंडीशन कुछ और होती है और हमारे खुद के एरिया में वेदर कंडीशन कुछ और होती है। तो जो इंस्पायरेशन के दौरान वाटर वेपर्स है ना, उनका जो रेट है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वो डिफरेंट होता है, वो मतलब वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ये वेरी कर सकते हैं। और जो हम इम्प्योर एयर जो कि, क्योंकि देखिए बच्चों, बाहर का टेम्परेचर तो कुछ भी हो, वो तो मतलब सर्दी गर्मी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आपको पता है क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक्सपायरेशन होती है तो उसमें हमेशा स्टैंडर्ड वाटर वेपर्स ही एक्सेल आउट होते हैं बॉडी से। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे हमारे पास इर्द गिर्द जब जस्ट ग्रीन ग्रास है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब कुछ भी डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स ऐड ही नहीं होंगे। ठीक है, जब वो हम इंस्पायरेशन के दौरान उनको लेंगे ही नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, एज कंपेयर टू जब हम किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं, जैसे हमारे पास कॉटन की फैक्ट्री है, जैसे हमारे पास कुछ चमड़ा वगैरह की फैक्ट्री है, या कुछ भी है, ऐसा कोई काम हो रहा है, तो उस इन्वायरमेंट में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स की रेशियो ज्यादा होगी, तो वो भी जो इंस्पायरेशन होगी ना, तो वो भी वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे भी वेरिएबल लिखेंगे। अब एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल कहाँ से आएंगे? हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ना कोई फैक्ट्री लगी हुई है जहां से जो डस्ट है वो एक्सेल आउट होगी बॉडी से। तो एक्सपायरेशन के दौरान डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट नन होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीजों का डिफरेंस था जो कि मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन करके इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में। तो आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई, कोई भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।